रूपोस भाग 25। इधर निशांशु ने रूसा को अपने करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखकर बोलना स्टार्ट किया। मुझे माफ़ कर दो रूह, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो कि मैंने तुमसे एक बार भी बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं मजबूर था। देखिए आप क्या बोल रहे हैं, और मेरा नाम अनुमुर्शा है, मैं किसी की रूह नहीं। एक गुस्से से रूसा ने फिर से कहा, प्लीज़ आप छोड़िए मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। तुनकते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए रूसा ने कहा, रूह प्लीज़ यार, अपने अंश को एक मौका भी नहीं दे सकती क्या? रूसा ने निशांशु की आंखों में देखा। उसमें सिर्फ अपने लिए बेइंतहा मोहब्बत दिखाई दी, पर उसने इसे नकारते हुए गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और बोली, क्यों दूँ मैं आपको कोई मौका? कौन है आप मेरे जो मैं आपको मौका दूँ? वो सपाट लहजे में बोली तो सब उन्हें देखने लगे। अम्बू भी तब तक वहाँ पर आ गया था और वह भी उनकी बात सुनकर चौंक गया। वहीं सबका मुंह खुला का खुला रह गया। इस वक्त ये भैया के साथ अपनी रूसा ऐसे क्यों बिहेव कर रही? काशी ने अने से कहा। वहीं अने को अब थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा था। अर्श और अम्बू भी समझ रहे थे, क्योंकि वो तीनों ऐसे कंडीशन से गुजर चुके थे, या यूं कहो गुजर रहे हैं। पता नहीं, देखो आगे तब पता चले, अने ने काशी से कहा। सब लोग उसकी बात सुनने लगे। हक है तुम पर मेरा, पत्नी हो तुम मेरी, पूरे हक के साथ रूसा को अपने करीब लाकर निशांशु ने कहा। तो सब मुंह खोले देखने लगे। अने को जैसे झटका सा लगा, और वही झटका सबको लगा। ओ तेरी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ना? रूही ने निशांशु की बात सुनकर उन दोनों को देखते हुए कहा। यार अम्बू, मुझे चिकोटी काट दो, ये भैया क्या बोल रहे? और रूसा मेरी भाभी है? वह मुंह खोले आंखों में हैरानी लिए बोला, और क्या कर रहा है? अने अम्बू के चिकोटी काटने पर चिल्लाते हुए बोला, तुमने ही तो कहा। वैसे मुझे भी यह एक सपना जैसा लग रहा है। अम्बू ने उन दोनों पर नजरें गड़ाए हुए कहा। अभी तक तो मुझे अपनी लव स्टोरी कॉम्प्लेक्स लगती थी, पर यहाँ तो किसी और की भी लग पड़ी है। अम्बू ने कहा। मुझे भी, अर्श ने भी कहा, और मुझे भी, अने ने कहा। तो तीनों एक दूसरे को देखने लगे और झेपकर अपना चेहरा अलग अलग दिशा में कर लिया। चुप करो तुम सब आगे सुनने दो, काशी ने तीनों को चुप कराते हुए कहा, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्ट के साथ उन दोनों की बातें सुन रही थी। वह निशांशु और रूसा अपने अपने बातों पर लगे हुए थे। रूह प्लीज़ लिसन टू मी प्लीज़, निशांशु ने एक बार फिर रूसा से कहा, जब उसने उसकी बातों को इग्नोर कर उसे दूर धकेलने लगी। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, सुना आपने? और मैं आपसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। इतने सालों से मुझसे बात नहीं की आपने, और अब आप मुझे अपनी पत्नी कह रहे हैं। नहीं हूँ मैं आपकी पत्नी, नहीं हूँ, रूसा चिल्लाते हुए बोलने लगी। लेकिन लास्ट में उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वह सिसकने लगी। उसने ये सब निशांशु के कॉलर को पकड़कर कहा था। वहीं उसे ऐसे रोते देखकर निशांशु के दिल में एक अनकहा दर्द उठा, और वह हमारी A5 तो वैसे भी एक दूसरे से बंधे थे। किसी एक को तकलीफ होने पर दर्द सबको होता था। वो सब भी भावुक हो गए। अने और अम्बू ने वहाँ पर रखा पानी का बोतल निशांशु की तरफ बढ़ा दिया। निशांशु ने रूसा को बोतल देना चाहा, पर वह बस निशांशु को देखने लगी। पहले पानी पी लो, अने ने कहा। तो वह अने की बात को मानते हुए बोतल लेकर चुपचाप पानी पीने लगी। रूह, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता था या तुम्हें भूल गया था, पर हमारा मिलना हम दोनों के लिए सही नहीं था, इसलिए मैंने खुद को संयमित कर रखा था। निशांशु ने रूसा के हाथ से पानी का बोतल लेकर वापस रखते हुए कहा। रूसा ने उसे नम आंखों से देखने लगी। चलो बैठकर बात करते हैं, निशांशु ने रूसा का हाथ पकड़ते हुए कहा। तो रूसा ने अपने हाथों को देखा जिसने निशांशु पकड़ा हुआ था, और बिना कुछ बोले उसके साथ जाकर बैठ गई। अब सब लोग भी उसके पीछे चले गए। अब तुम लोग भी सोच रहे होंगे कि मैंने जो अभी कहा वो सच है या झूठ, निशांशु ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। तो सबने हाँ में अपना सर हिला दिया। बोलने की तो उनकी हिम्मत नहीं थी। रूह और मेरी शादी बचपन में हो गई थी। हम दोनों ने खेल खेल में शर्मा अंकल की बेटी की शादी में शादी कर ली थी, क्योंकि किसी ने कहा था कि शादी होने के बाद दोनों हमेशा साथ रहते हैं, तो हमने भी बचपन में शादी कर ली।
मैंने रूह के मांग में सिंदूर और गले में अपने गले की चैन पहना दी थी। हमें उस वक्त शादी के सही मायने भी नहीं पता था, पर हम खुश थे कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन जब वहाँ पर पूरी शादी हुई तो सबकी नज़र हम दोनों पर गई। हम दोनों को देखकर सब चौंक गए। उन्होंने हमसे पूछा, ये क्या है? तो हम दोनों ने कहा कि इनकी तरह हम दोनों भी हमेशा साथ रहेंगे। बड़ों को समझ नहीं आया कि क्या कहे। उस समय हम दोनों को बड़ों ने अंदर भेज दिया। उसके बाद डैड ने बिना कुछ कहे इंडिया छोड़ दिया। यूँ अचानक इंडिया से चले जाना मुझे खटका, पर छोटा था तो कुछ समझ नहीं पाया। पर मेरी यादों में रूह हमेशा से थी। हालांकि मैं उस समय शादी का मतलब नहीं समझता था, लेकिन तुम हमेशा एक दोस्त के रूप में साथ थी। तुम्हारे हर याद वक्त के साथ बढ़ती गई। तुमसे लड़ना, तुम्हारा मेरे पीठ पर चढ़ना, और जब तुम किसी और के साथ बात करती तो वहाँ से तुम्हें ले आना और उस लड़के की मरम्मत करना, ये सभी मुझे वहाँ तुमसे जोड़े रखा था। कहते हुए वह भावुक हो गया। सब उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे, पर जैसे जैसे बड़ा हुआ समझने लगा, मुझे एहसास हुआ कि मैंने तो तुमसे शादी कर ली है। मैं उसके शादी को सीरियस मानने लगा। मैंने फिर तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन डैड ने मुझे मना कर दिया और कहा कि पहले पढ़ाई पर ध्यान दूँ और इस काबिल बनूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी और अपनी पत्नी की जिम्मेदारी संभाल सकूँ, फिर तुमसे बात करूँ। मैंने भी डैड की बात को सही माना और अपने आप को पूरी तरह इस काबिल बनाने में लग गया कि जब मैं तुमसे मिलूं और हमारी शादी की बात तुम्हें बताऊं तो तुम्हारे पास मुझे इनकार करने की कोई वजह न हो। पर मेरे मन में ये ख्याल हमेशा रहता था कि कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई। तुम्हें मैं याद होऊंगा या भी नहीं। अगर बड़ी होकर तुम हम दोनों की शादी को भूल गई तो मैं क्या करूँगा? धीरे धीरे मैं और ज़्यादा मेहनत करने लगा कि यदि तुम्हें याद भी नहीं होऊंगा, जब मैं वापस तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आऊं तो तुम मुझे मना न कर पाओ। मैंने आज तक किसी लड़की को अपने करीब आने तक नहीं दिया, क्योंकि ये अधिकार मैं पहले ही तुम्हारे नाम कर दिया था। जब भी कॉलेज में किसी भी लड़की ने मुझे प्रपोज किया या मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैंने उसे ये कहकर मना कर दिया कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। हालांकि उन्हें मेरी बात पर विश्वास तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन तुम बाद में भी तो मुझसे मिलने आ सकते थे ना। तुम तो बहुत पहले ही अपना नाम कमा चुके थे और तुम्हारी अपनी पहचान बन चुके थे। रूसा ने अब जाकर निशांशु से बात की। हालांकि वह यह सवाल बिना कुछ सोचे बोली, इसलिए जब उसे एहसास हुआ तो वह झेप गई और इधर उधर देखने लगी। उसका चेहरा भी शर्म से लाल हो चुका था। निशांशु के चेहरे पर उसकी बात सुनकर स्माइल आ गई। वहीं काशी भी रूसा को शर्माते देखकर सबको उसकी ओर देखने को कहा। सब उसे ऐसे शर्माते देखकर अपनी हंसी को दबाए चुपचाप बैठ गए, क्योंकि उन्हें आगे की बात सुननी थी। हाँ, मैं आया था बिना किसी को बताए, तुमसे मिलने आया था, पर तुम्हारे घर पर जाने पर तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे पहले तो नहीं पहचाना, लेकिन मैंने अपने बारे में बताया तो उन्होंने मेरी खूब खातिरदारी की। पर तुम्हारे बारे में पूछने पर बताया कि तुम इंडिया में नहीं हो, इसलिए मैं वापस चला आया। क्या? मुझे तो कभी भी इंडिया से बाहर जाने ही नहीं दिया गया। तो उन्होंने तुमसे झूठ क्यों कहा? रूसा ने कहा तो सब उसकी बात पर चौंक गए। इधर जैसी नील के साथ एक रेस्टोरेंट में आई थी, लेकिन वह बाहर थी क्योंकि नील ने रिमिका को बात करने के लिए बाहर बुलाया था। उन दोनों ने अपने रिश्ते को एक चांस देने का सोचा था। रीमा तो पहले ही नील से प्यार करती थी, पर अभी वह चाहती थी कि नील उससे अपने प्यार का इजहार करे। पर नील अभी एक दूसरे को समझने का वक्त चाहता था। हालांकि उसने सगाई के बाद शादी में वक्त मांगा था ताकि वह रीमा को अच्छे से जान सके और रीमा भी उसे जैसी बच्चों के साथ बच्ची बनी, कभी दौड़ती तो कभी झूले में झूलती। वहाँ गार्डन में इस वक्त बहुत से कपल भी थे, इसलिए उसे अम्बू की रह रहकर याद आती। काश कि मैंने तुम्हारे नंबर को अपनी डायरी में लिख लिया होता। क्या तुम भी मुझे याद करते होंगे? वह सोचने लगी। अरे दी, कहाँ गुम हो आप? एक प्यारी बच्ची ने उसे पूछा जब वो उसके बातों को कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी। कहीं नहीं बेटा, कहकर वह खिलखिलाकर हंसते हुए उस बच्ची के साथ मस्ती करने लगी। लेकिन जैसे ही वह झूले से उतरी उसे चक्कर आया और वह वहीं पर बेहोश हो गई।
इधर अचानक से अम्बू की धड़कनें बढ़ने लगी और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जब सबने उसे ऐसे देखा तो उसे हवा देने लगे और उसे पानी पिलाने लगे। भाई क्या हुआ, तू ठीक तो है? अने ने पूछा तो उसने हाँ में सर हिला दिया। वह भी समझ नहीं पाया कि अचानक से उसे ऐसे क्यों लगा, जैसे उसके दिल के करीबी को किसी को तकलीफ हो रही है। निशांशु: हाँ, उन्होंने मुझसे झूठ कहा। जब मैं वापस गया तो वहाँ घर पर मॉम डैड ने मुझे अपने रूम में बुलाया और मेरे इंडिया जाने का कारण पूछने लगे। मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए इंडिया गया था, मैं तुम्हें अपनी वाइफ मानता हूँ, एक बार तुमसे मिलकर इस बारे में बात करना चाहता था। ये सब बातें कहने पर डैड ने मुझे डांट दिया और मुझे फ़िलहाल अपनी स्टडी पर फोकस करने को कहा, लेकिन मैं उन पर ही चिल्ला गया। शायद ये मेरा फ्रस्ट्रेशन था, क्योंकि एक बेटा खुद अपनी शादी की बात अपने डैड से कर रहा है, लेकिन उसके डैड उसकी बात का कोई तवज्जो ना देकर उसे पढ़ाई करने को कह रहे हैं। सच में मेरा मन उस समय ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताऊं कि मेरे डैड एक निर्दयी डैड है, जिन्हें अपने बच्चों की फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैंने खुद को कंट्रोल किया और डैड से वो बात पूछ ही बैठा जो कब से मैंने अपने मन में लिए बैठा था। कहकर निशांशु ने सबकी तरफ देखा। सब उसे देख रहे थे। और वो क्या? इस बार अनय ने निशांशु को देखते हुए कहा। निशांशु ने आगे बताना शुरू किया। मैंने डैड से पूछा कि उन लोगों ने हमें इंडिया से अचानक यहाँ क्यों शिफ्ट किया और क्यों मुझे कभी इंडिया नहीं जाने देते, और उस दिन हम सबके जाने के बाद आप सबने क्या फ़ैसला लिया था। उन्होंने कुछ देर मुझे देखा, फिर मम्मा ने डैड से कहा कि हम सब ज़्यादा दिन इसे कुछ छिपा कर नहीं रख सकते, आप इसे सच बता ही दीजिए। मॉम के कहने पर डैड ने मुझे सारी सच्चाई बताई। और वो क्या है भैया? इस बार रूही ने एक्साइटेड होकर बीच में ही पूछ लिया। डैड ने मुझसे कहा कि उस दिन जिस समय हमारी शादी हुई थी वह मुहूर्त बहुत ही शुभ था और हम दोनों की जोड़ी नियति ने तय की है, लेकिन जो हम दोनों की शादी का समय अभी नहीं आया था, इसलिए हम दोनों के ऊपर एक दोष है, जिसकी वजह से अगर हम यदि शादी की उम्र होने के बाद भी एक साथ पति पत्नी की तरह रहेंगे, फिर भी हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएगी। ये सुनकर हमारे मॉम डैड ने इसका उपाय पूछा और उन्होंने बताया कि हम दोनों को जब तक हमारी शादी की उम्र नहीं हो जाती और हमारे ऊपर से ये दोष हट नहीं जाता, एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना होगा और ना ही कोई कांटेक्ट में रखना होगा। इसलिए सब हम दोनों की खुशी के लिए ये फैसला लिया है। उस समय हमारे ऊपर से हमारा दोष हटा नहीं, इसलिए मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकता था। मॉम डैड की बात सुनकर मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया कि इस ज़माने में होकर भी ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं, पर कर भी क्या सकता। तो मैंने उन्हीं के हिसाब से इसे सच मानकर तुमसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। लेकिन कुछ दिन पहले डैड ने खुद ही मुझे आकर कहा कि हम दोनों का दोस्त अब टल चुका है और मैं अब इंडिया जाकर तुमसे मिल सकता हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। कहकर निशांशु ने रूसा को देखा, जो अपने आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। वह झट से उठकर निशांशु के पास आकर उसके गले लग गई। आई एम सॉरी अंश, मैं तुमसे नाराज़ ज़रूर थी, पर मैंने भी तुम्हें कभी नहीं भूला और हमारी उस शादी को भी, और मैंने भी तुम्हारा वेट किया है, पर मैं सोचती शायद तुम मुझे भूल चुके होंगे। मैं रेस्टोरेंट में भी तुम्हें देखने आई, पर मैं चाहती थी जितना मैं तुम्हें देखने के लिए तड़पती रही, तुम भी तड़पो। रूसा ने कहा। कोई बात नहीं, निशांशु ने उसके बालों को सहलाकर कहा। चलो यार, अब हम सब इसे भाभी कहकर बुलाएंगे। अम्बू ने अनेकों आंख मारते हुए कहा, तो वह भी उसके हाँ में हाँ मिला दिया। रूसा अने और अम्बू की बात सुनकर शर्मा गई। सो फाइनली आज इस स्टोरी के एक कपल की ज़िंदगी तो कुछ हद तक सुलझी, पर इसकी फीलिंग्स अभी तक अनटोल्ड ही है, क्योंकि अभी तो सिर्फ बीती बातों का जिक्र हुआ है। उन्होंने अभी तक एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार नहीं किया। पर कोई बात नहीं, हमारे निशांशु आहूजा के पास दिमाग की कमी थोड़े ना है। इसने अपनी रूह अपनी पत्नी के लिए कुछ तो प्लानिंग की होगी। पर तुम उस मानुषिका के साथ यहाँ क्या कर रहे थे और तुमने उसे अपना दोस्त क्यों कहा?
रूसा को मानू वाली बात याद आई तो उसने निशांशु से पूछा। ये सुनते ही अनय के भी कान खड़े हो गए। निशांशु ने रूसा को उस दिन मॉल वाला किस्सा और आज का सब कह सुनाया। ओहो, ये लड़की तो परेशानी की दुकान है। अपने ऊपर हमेशा कोई न कोई मुसीबत खुद ही बुला लेती है। काशी ने मॉल वाला इंसिडेंट सुना तो चिढ़ते हुए कहा, मगर अनय को उसकी बात अच्छी नहीं लगी। अनय इस बार चुप नहीं रहा और रूसा को टोकते हुए बोल पड़ा, रूसा तुम क्यों उसे ऐसे बोल रही हो? वो जैसी भी है हमारी ही बैच की है। अनय तुम क्यों उसकी तरफदारी कर रहे? देखो मैं A5 के बीच उस लड़की की वजह से दरार पड़े ये नहीं चाहती, इसलिए आइंदा उसकी वजह से हम लोगों पर मत चिल्लाना। रूसा ने अनय की काशी से यूं बात करते देखकर कहा, वो नहीं डाल रही हमारे बीच दरार, बल्कि तुम लोग ही उसे बीच में ले आते हो। ना चाहते हुए भी गुस्से से ये कहकर अनय वहाँ से जाने लगा। रिलैक्स अनय, तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? रूसा बस ऐसे ही बोल रही, तुम शांत हो जाओ। रूही ने जाते हुए अनय का हाथ पकड़कर कहा। निशांशु अनय को ही देख रहा था। लगता है मेरा शक सही था। वो अनय को देखते हुए बोला, अनय चलो रिहर्सल स्टार्ट करते हैं। अर्श ने भी अनय का मूड ठीक करने के लिए कहा। अनय को भी लगा कि वह खुद मानू के साथ किए बिहेवियर से दुखी है और शायद इस चक्कर में उसने अपने दोस्तों के साथ रूडी बात किया, इसलिए उसने अर्श की बात मानकर रुक गया और कहकर फिर से सबके साथ प्रैक्टिस करने लगा। पर प्रैक्टिस के दौरान रह रहकर उसे मानू का चेहरा याद आ रहा था, जो कि उसकी डांट सुनते वक्त मुरझा सा गया। इधर जैसी को झूले में अचानक चक्कर आ गया, वह गिरकर बेहोश हो गई। वही आसपास वालों ने ये देखा तो चारों ओर भीड़ हो गई। तभी नील और रिमिका वहाँ पर आए। दोनों ने अपने अपने रिश्ते को एक बार मौका देने का सोचा था। नील ने रिमिका से प्यार का इजहार तो नहीं किया, क्योंकि अभी उससे प्यार नहीं हुआ था, मगर चूँकि उसकी मम्मी पापा ने उन दोनों का रिश्ता तय कर दिया था, तो अब वो दोनों अपनी पुरानी बातों को भूलकर एक साथ आगे बढ़ने का सोचकर एक मौका दे रहे थे। रिमिका तो अब भी नील को चाहती थी, इसलिए उसने भी नील की बात मान ली, लेकिन वो शादी एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर एक दूसरे को और समझने के बाद करना चाहते थे। वो दोनों जैसे ही भीड़ को देखकर उस गार्डन वाले एरिया पे आए, नीचे जैसी को बेहोश देखकर नील की धड़कनें धक से रह गई। गुड़िया गुड़िया चिल्लाते हुए वह उसके पास गया। गुड़िया उठना, क्या हुआ तुझे? वह रोते हुए बोला। नीलकंठ, अभी रोने का वक्त नहीं, इसे हॉस्पिटल ले चलो पहले, रिमिका ने नील से कहा तो उसने जैसी को तुरंत अपने गोद में उठाकर कार के पास ले आया। रिमिका जैसी को अपने गोदी में लिए पीछे बैठी। वह अच्छे से जानती थी कि नील की जान अपनी गुड़िया में बसती है, इसलिए वह भी परेशान थी थोड़ा, और जैसी के सर को अपने गोदी में लिए नील को कार चलाते हुए देख रही थी। इधर अंजी और मानू दोनों रूम में आई। मानू की आंखें लाल थी, मानो वो खूब रोई हो। अंजी अपने कपड़े चेंज करने के लिए कवर्ड खोल ली थी। उसे अर्श का जैकेट दिखाई दिया। कुछ देर तक वह देखती रही। उसे उस दिन का वाकया याद आ गया। उस दिन पहली बार अंजी को बहुत ज़्यादा डर लगा था, लेकिन जो उस लड़के ने किया उसके बाद अंजी का दिल उसके लिए धड़क उठा, बिना जाने कि वो कौन है। उस लड़की की इस डिसेंट व्यवहार ने अंजी के मन में हलचल मचा दी। अंजी उस लड़के से एक बार मिलना चाहती थी, उसकी सूरत देखना चाहती थी, क्योंकि उसे उसकी सीरत भा गई थी। यदि उसकी जगह कोई और लड़का होता तो उस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता, लेकिन उस लड़के का सॉरी बोलकर बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाना अंजी के मन को छू गया। इसलिए उसने वहाँ के स्टाफ से उसके बारे में पता करने की कोशिश की, पर मगर जिस लड़की ने उसे वहाँ भेजा वो जा चुकी थी, इसलिए वह उसके बारे में कुछ पता नहीं कर पाई और ऐसे किसी से पूछ भी नहीं सकती थी। इसलिए उसने जानने के लिए फिर कभी उस मॉल में जाकर पता करने का सोचा। कहाँ खोई है? इतनी देर से तुझे आवाज़ दे रही हूँ। और ये जैकेट किसका है? मानू ने अंजी से कहा। अंजी ये सुनकर होश में आई और मानू को देखने लगी। अरे कहीं नहीं खोई मैं। और ये जैकेट कहकर उसने मानू को उस दिन की सारी बात बता दी, लेकिन रूही वाली बात उसे नहीं बताई। झूठ बोल दिया कि वह बाथरूम में स्लिप होकर गिर गई थी।
मानू ने ये सुनते ही चौंक गई। तुझे चोट लगी है? देखा मुझे कहाँ लगी? अब कैसी है? और ये मुझे अब बता रही? तूने मुझे पहले ही बताना चाहिए था, पैनिक होते हुए मानू ने कहा। लेकिन उसे ऐसे देखकर अंजी ने उससे कहा कि वह ठीक है और छोटी सी चोट है, नहीं ज़्यादा गहरी नहीं है, ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में, अंजी ने कहा। ये सुनकर मानू ने अंजी को देखकर कहा, थैंक गॉड तू ठीक है। और हाँ, सच में वो बहुत शरीफ लड़का होगा, इसलिए उसने तुझे सॉरी कहा और ये कोट देकर चुपचाप चला गया। तुझे ज़रूर उसके बारे में पता करना चाहिए। हाँ, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, पर देखते हैं किस्मत मुझे उससे फिर कब मिलवाता है, कहकर वह कबर्ड में से जैकेट को रखकर वहाँ से चली गई। मानू की नज़र उस जैकेट पर 2 मिनट के लिए रुक गई। उसे वो जैकेट कहीं देखा देखा लगा। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसने अपने कबर्ड से भी अनेकी कोट निकाली जो शायद उसे नहीं दे पाई थी। उसे वह सेम ही लगा। उसने अंजी का कबर्ड खोलकर उसके जैकेट कोट निकाला और चेक किया तो सच में ये सेम था। दरअसल जब भी A5 कहीं साथ बाहर जाते तो उसके पास से अपना ड्रेस कोड होता था और उसके ड्रेस में A5 लिखा होता है। उन दोनों के जैकेट में भी सेम वही लिखा हुआ था, लेकिन शायद अंजी ने उस पर गौर नहीं किया क्योंकि वो अंदर की साइड था। मानू ने गौर किया कि अनय ने उसके बाद इस रंग का कोई जैकेट नहीं पहना और अधिकतर या तो अम्बू या तो अर्श कभी कभी इस रंग का जैकेट पहनकर आता है। तो इसका मतलब या तो वो लड़का अम्बू हो सकता है या अर्श। ये सोचकर वह अंजी को बताने का सोची और उसे आवाज़ देने लगी, पर फिर कुछ सोचकर रुक गई। नहीं मानू, ये तू क्या कर रही? ये अंजी तो पहले ही अर्श से चिढ़ती है और अभी तो ये कंफर्म भी नहीं हुआ कि उन दोनों में वो लड़का कौन है। तो तुझे अभी ये बात अंजी को नहीं बताना चाहिए। पहले कुछ दिन गौर कर, यदि अम्बू और अर्श में से कोई भी एक इस रंग का जैकेट पहनता है तो वो नहीं होगा। हाँ, ये सही रहेगा। उसके बाद तू अंजी को उसके बारे में बता देना, कहते हुए मानू ने खुद ही खुद को समझाया और अपने हाथ में पकड़ा अनय का जैकेट खुद ही देखने लगी। तुम्हारी ये निशानी है, मैं हमेशा अपने पास रखना चाहती हूँ, कहते हुए उसने उस जैकेट को अपने गालों से लगा लिया और आंखें बंद की। फिर से उसके जहन में अनय का उसके साथ लड़ाई में ये कहना कि कभी भी मानू जैसी लड़की के करीब नहीं आएगा। उसके बाद उसका टूर में उसके लिए केयरिंग होना, उसके बाद उसका रूही को प्रपोज करना, वह किस करना और लास्ट में आज जो उसने उस पर चिल्लाया याद आया तो उसने अपने आंसू पोंछकर उस जैकेट को कबर्ड में रखकर अपने बुक्स लेकर स्टडी रूम में चली गई। अंजी वॉशरूम से बाहर आकर अपने मन में सोचने लगी, मुझे एक पल ऐसा लगा था जैसे वो लड़का अर्श था। फिर मैंने अपने ही सोच पर विराम लगा दिया कि क्या पता कहीं मैं रूही की बात को सीरियस तो नहीं लेने लगी ना। वो पंचर वहाँ क्या करेगा? पर ये अचानक मैं क्यों ऐसा चाह रही कि वो पंचर ही निकले। अंजी तू सच में कुछ ज़्यादा ही सोच रही, कहते हुए उसने अपने ख्यालों को झटक कर टॉवेल से अपना मुंह पोंछा और कुछ देर बाद नीचे मेस में चली गई। आगे की कहानी आप लोग को सुननी है तो कमेंट्स में बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।